Hello, good afternoon to all of you. So I am Vinesh Sharma, your mechanical mentor here. So welcome to the YouTube channel of YourPedia. So आज मैं आपके पास इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे स्पेसिफिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड बात करने वाला हूँ. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे आज हम जो देखेंगे वो FM से रिलेटेड जो आपके एग्जाम आने वाला है HPCL का JEO का, इसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर जो क्वेश्चन आप जो टॉपिक्स आपके पास कवर अप होंगे उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे. ओके, तो अब आपके पास यहाँ पे ये जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पे रहने वाला है. ठीक है, पहले चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना. सेकंड, अब आपके पास यहाँ पे सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको हल्का सा एक अपडेट प्रोवाइड करता हूँ कि आपके पास यहाँ पे व्हाट्सएप हमारे पास ग्रुप है, पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो आपके पास लाइव हो चुका है. आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और आपके पास यहाँ पे डेली जो भी आपके पास अपडेट्स है रिगार्डिंग HPCL एग्जाम या फिर अगर आपके पास जो रिमेनिंग एग्जाम्स का अपडेट है वो आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे. ओके, और आपके पास यहाँ पे जो फ्री कंटेंट हम जो शेयर करते हैं हमेशा से आपका जो YourPedia करता है स्टूडेंट के साथ, वो हम उस ग्रुप में लगातार आपके पास अपडेट प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, सो आप जितना जल्दी हो सके आप उसे ज्वाइन कर सकते हो. ओके, सेकंड, अब आपके पास यहाँ पे जो JEO की आपके पास यहाँ पे प्रिपरेशन से रिलेटेड जो कि बुक्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है उसके लिए स्पेसिफिकली हमने यहाँ पे बुक लॉन्च करने ही वाले हैं कुछ टाइम में. ठीक है, जिसमें आपके पास सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो आपके पास कवर अप होंगे और जिसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो. ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ पे उस बुक को सॉल्व कर लेते हो कंप्लीटली देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू और आपके पास यहाँ पे वो आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप अहेड लेके जाएगी. ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना. आपके पास यहाँ पे जल्दी से जल्दी शुरू कर दो अपनी प्रिपरेशन को बिकॉज यू हैव वेरी लेस टाइम हियर. ओके ना, सो अब आपके पास यहाँ पे शुरुआत करते हैं. हमारे पास हमारा जो सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की. अब यहाँ पे देखो आपके पास ये जो सब्जेक्ट हमारे पास है काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे रहता है और जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से दैट इज वेरी वेरी सिंपल. कुछ आपके पास डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकते हैं. अगर आप कुछ बात करोगे न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से. ओके, हमारे पास यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर हम देखें तो फ्लूइड मशीनरी पार्ट जो है वो भी इंक्लूड आपके पास होता है जिसमें आप हाइड्रोलिक टर्बाइंस की बात करते हो, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की यहाँ पे बात करते हो. ठीक है ना, लेकिन अब आपके पास यहाँ पे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स पोर्शन को कवर अप करूंगा. हाइड्रोलिक्स को हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स. सो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इन अ कैपिलरी ट्यूब द वेट ऑफ द लिक्विड रेज्ड इज सपोर्टेड बाय द. तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या गिवन है? फ्रिक्शन ऑफ द ट्यूब, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेंशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर आपके पास वेपर प्रेशर. अब इस केस में देखो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे जो कैपिलरी ट्यूब में कौन सा फिनोमिना आपको देखने को मिलता है? कैपिलरी ट्यूब में आपको जो फिनोमिना देखने को मिलता है दैट इज कैपिलरी राइज. ठीक है ना, या फिर कैपिलरी फॉल आपको देखने को मिल सकता है. हमारे पास यहाँ पे कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल जो है उसका मेजर रीजन क्या है आपके पास? यहाँ पे उसका मेजर रीजन हमारे पास होता है फोर्स ऑफ एडहेशन और कोहेशन. अगर हम यहाँ पे देखें जैसे कि अगर आपके पास एक सिंपल सी एक कंटेनर है लेट अस से और उसमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड आपने स्टोर करके रखा हुआ है, तो अगर आप कोई भी ट्यूब को इंसर्ट करते हो इस छोटे से कंटेनर के अंदर देन व्हाट विल हैपन? आपके पास यहाँ पे जो लिक्विड है वो राइज करेगा इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर. ओके, सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो या तो आपके पास कैपिलरी राइज आपको ऑब्जर्व होगा या फिर आपके पास कैपिलरी फॉल ऑब्जर्व यहाँ पे हो सकता है. ठीक है ना, बट रिक्वायर्ड कंडीशन आपके पास यहाँ पर ये होती है कि जो हम पाइप इंसर्ट कर रहे हैं उसका डायमीटर जो है वो काफी छोटा आपके पास यहाँ पे होना चाहिए. अगर आपके पास पाइप का डायमीटर अगर थोड़ा लार्ज होता है या बड़े साइज के अगर आप यहाँ पे यूज करते हो ट्यूब, तो उस केस में कैपिलरी इफेक्ट जो है वो आपके पास बहुत ही नेग्लिजिबल आपको देखने को मिलता है. ठीक है, ये ध्यान रखना. तो अब इस केस में बात करें लेट अस से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कैपिलरी राइज की, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे जो लिक्विड है वो राइज कर रहा है ट्यूब के अंदर. तो अगर हम बात करें कैपिलरी राइज की तो इस केस में आप यहाँ पे देखोगे कैपिलरी राइज ऑब्जर्व क्यों होता है? ठीक है ना, अगर कोई लिक्विड आपके पास रेस कर रहा है ट्यूब के अंदर दैट मींस कि वो फ्री सरफेस को फॉर्म कर रहा होगा कुछ इस तरह से, इस तरह की फ्री आपके पास यहाँ पर सरफेस को फॉर्म करेगा. ओके, अब इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जो फ्री सरफेस और ट्यूब की सरफेस के बीच में जो एंगल बन रहा है अल्फा, इसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कॉन्टेक्ट एंगल. तो अब इस केस में अगर आप देखोगे अगर आपके पास कॉन्टेक्ट एंगल की जो वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री आपके पास यहाँ पे होगी, इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व कि वी हैव अ कैपिलरी राइज. ओके, और आपके पास यहाँ पे मेजर रीजन क्या होता है? यहाँ मेजर रीजन ये है कि आपके पास जो फोर्स ऑफ एडहेशन है इट इज वे मोर देन द फोर्स ऑफ कोहेशन हियर. ये ध्यान रखना.
तो एडहेशन इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से ओवर द कोहेशन इफेक्ट वी आर गोइंग टू सी कैपिलरी राइज इन द ट्यूब हियर। ओके, नेक्स्ट पार्ट। अब आपके पास यहाँ पे अगर सेम केस मान लो अगर कैपिलरी फॉल हो रहा है तो उस केस में अल्फा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री आपको ऑब्जर्व होती है, एंड स्पेसिफिकली जो कोहेशन की वैल्यू होगी दैट इज वे मोर देन दी adhesion here, सॉरी adhesion here। ठीक है, ये सब चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब इस केस में आपके पास लिक्विड कितना राइज करेगा इसकी भी आपके पास एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि आपके पास यहाँ पे adhesion अगर ज्यादा है तो लिक्विड राइज करता जाएगा, इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है ना, तो कितनी हाइट तक आपके पास लिक्विड रेस कर रहा है ये किस पे डिपेंड करेगा। अगर आप यहाँ पर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को चेक करते हो, ठीक है ना, अगर आप फाइंड आउट करो या अगर आप डेरिवेशन को देखोगे तो यू विल फाइंड कि हमारे पास जो सरफेस टेंशन फोर्स है, सरफेस के ऊपर कौन सी फोर्स लगती है, सरफेस टेंशन फोर्स लगती है। तो आपके पास सरफेस टेंशन जो फोर्स मेरे पास है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज सिग्मा कोस ऑफ अल्फा, ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये लिक्विड को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। एंड इन दैट केस उसको अपोज करने के लिए कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, सो देयर वी हैव अ वेट ऑफ द लिक्विड व्हिच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके पास जो वेट ऑफ द लिक्विड रेज है, ये जो वेट है आपके पास यहाँ पे, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, इसको सपोर्ट करता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेंशन। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट हियर। सो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, जस्ट थ्योरेटिकली कंसेप्ट को याद रखना कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट पार्ट, if angle of contact of a drop of liquid is acute then adhesion is more than the cohesion, first option. Second, cohesion is going to be more than adhesion here, cohesion is equal to adhesion, adhesion and cohesion have no bearing with angle of the contact here. Okay, अब यहां पे देखो, यहां से हम क्या डिफाइन करते हैं, फ्रॉम हियर वी डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ वेटिंग लिक्विड और नॉन वेटिंग लिक्विड। तो अब आपके पास यहाँ पे वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास इस केस में सिंपल सा एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर अगर आप कोई लिक्विड को रखते हो, ठीक है ना, और लिक्विड आपके पास इस तरह के ड्रॉपलेट की फॉर्म पर आपके पास सपोर्ट कर रहा है सरफेस के ऊपर, इन दैट केस अगर आप यहां पे कांटेक्ट एंगल ड्रॉ करते हो इस तरह से, यू विल फाइंड कि जो कांटेक्ट एंगल की वैल्यू है वो आपके पास 90 डिग्री से ज्यादा आ रही है। इन दिस सेम केस अगर आपके पास यहां पर लिक्विड का जो ड्रॉप है वो इस तरह की सरफेस फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह की सरफेस को फॉर्म करता है, और अगर आपके पास यहां पर अगर हम देखें तो कांटेक्ट एंगल की जो वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री है यहां पर, ये ध्यान रखना। तो ऐसे केस में आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास जो एडहेशन है वो मोर है एज कंपेयर टू कोहेशन, ठीक है ना, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको आप यहां पे कहते हो वेटिंग लिक्विड। ये आपके पास सिंपल सा एक वेटिंग लिक्विड हमारे पास फॉर्म करता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इन दैट केस वी कैन से अगर आपके पास यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू एक्यूट है, लेस देन 90 डिग्री होगी, इन दैट केस adhesion is going to be more than the cohesion here. So option number A is going to be the correct answer here. Okay na? Next part, the coaxial cylinder viscometer make use which of the following laws here. अब देखो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जनरली आप स्टडी करते नहीं हो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले विस्कोमीटर का मतलब क्या होता है। विस्कोमीटर आपके पास वो डिवाइसेस हमारे पास होते हैं जिनका यूज करके आप क्या करते हो, किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी को मेजर करोगे, ठीक है। जनरली जो भी आपके पास डिवाइस हम यूज करते हैं विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए, उनको हम बोलते हैं रियोमीटर, ये ध्यान रखना। अब आपके पास जो विस्कोमीटर है वो एक सर्टेन टाइप ऑफ आपके पास डिवाइस है रियोमीटर का, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास विस्कोमीटर एक तरह से टाइप ऑफ रियोमीटर हमारे पास है यहाँ पर। अब इस केस में अगर हम बात करें तो विस्कोमीटर्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है। आपके पास फॉलिंग स्फीयर आपके पास होता है, कोएक्सियल सिलेंडर आपके पास यहाँ पे होते हैं, आपके पास यहाँ पर सर आई कैन से कैपिलरी ट्यूब आपके पास विस्कोमीटर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कोएक्सियल सिलेंडर विस्कोमीटर की, कोएक्सियल सिलेंडर विस्कोमीटर में
आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप सिंपली न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है ना। अब आपको पूरा डिटेल में इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये ध्यान रखना। जस्ट आपके पास आपको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से और आपके पास हल्का सा नॉलेज आपको होना चाहिए कि विस्कोमीटर का यूज हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या होगा इस केस में, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द कोएक्सियल सिलेंडर विस्कोमीटर हियर। नेक्स्ट पार्ट, the velocity distribution of for a flow over a flat plate is given by u equal to y minus y square, in which u is a velocity in meter per second at a distance y meter above the plate. What is the shear stress value at y equal to 0.15 meter? डायनेमिक विस्कोसिटी आपको यहाँ पे गिवन है फ्लूइड की, दैट इज 8.0 पोइस हियर, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है आपके पास यहाँ पर, ये इन दिस क्वेश्चन आपके पास एक सिंपल सी सरफेस है, हियर यू हैव अ सरफेस, ओके, इसके ऊपर कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है एंड वी हैव अ वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी विद द वर्टिकल डिस्टेंस हियर। तो अगर आप यहाँ पे सरफेस के वर्टिकली डायरेक्शन पे मूव करते हो, यू विल फाइंड कि जो वेलोसिटी है वो कैसे वेरी कर रही है, वेलोसिटी वेरी कर रही है u इक्वल टू y माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी है शेयर स्ट्रेस की वैल्यू, ठीक है। नाउ फ्रॉम द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी यू ऑलरेडी नो दैट शेयर स्ट्रेस जो हमारे पास होता है वो किसके इक्वल होगा, वो होता है म्यू du बाई dy के इक्वल, ये ध्यान रखना, ओके। और अगर मैं आपके पास सरफेस के ऊपर की तरफ मूव करूंगा, इन दैट केस वी हैव अ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पर सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन पे क्या देखने को मिलेगा, आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंट वेलोसिटीज आपको देखने को मिलेगी। डिफरेंट वेलोसिटीज की वजह से वेलोसिटी ग्रेडियंट डिफरेंट होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग शेयर स्ट्रेस की वैल्यूज डिफरेंट होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अगर हम बाउंड्री कंडीशंस की बात करें, बाउंड्री पर यू आर गोइंग टू सी एट y इक्वल टू 0, ओके, y इक्वल टू 0 पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिमम du बाई dy देखने को मिलेगा। क्यों, ड्यू टू दी नो स्लिप कंडीशन, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी ग्रेडियंट जहां पे आपको देखने को मिला, वहां पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपको ऑब्जर्व होगी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपसे क्या पूछा हुआ है, y इक्वल टू 0.15 पे पूछा हुआ है, तो आपसे वो एक तरह से इस सर्टेन पॉइंट A पर पूछने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो इन दिस केस यू नो कि आपके पास जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा इट विल बी इक्विवेलेंट टू y माइनस वाई स्क्वायर विच कैन फर्दर बी रिटन एज 1 माइनस 2y। और अगर आप यहां पर du बाई dy की वैल्यू कैलकुलेट करते हो एट y इक्वल टू 0.15 यू विल फाइंड 1 माइनस 2 0.15 हियर, ओके, ये आपको देखने को मिलेगी। आफ्टर फर्दर सिंप्लीफिकेशन यू विल फाइंड कि जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है व्हाट दैट इज इक्वल टू म्यू du बाई dy, ओके, ध्यान रखना। तो आपके पास विस्कोसिटी क्या गिवन है, दैट इज 8.0 पॉइंट्स। सो आप इसे सिंपली लिख सकते हो 0.8 इंटू 0.7 हियर, ओके। सो आंसर विल बी कम आउट टू बी एज 0.56 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट हो किसी को बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आपके पास सी आ रहा है कि डी आ रहा है, तो भाई चेक करो आपके पास यहाँ पर 5.6 नहीं आना चाहिए, 0.56 आना चाहिए आपके पास यहाँ पर, एक बार कंफर्म करो। इट इज 0.56, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.7, ओके। मिस्टेक मत करना, आपके पास छोटी छोटी मिस्टेक है, आपके पास अननेसेसरी नंबर आपके लेके चले जाएंगे, ओके। नेक्स्ट, द शेयरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ unit difference in velocity between the two parallel layers of a fluid at a unit distance apart, okay। in this case आपसे पूछा हुआ है कि शेयरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया की वैल्यू क्या होगी,
ठीक है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं शेयर स्ट्रेस। किस चीज के लिए? अगर आप यहां पर दो प्लेट्स के बीच में यूनिट डिफरेंस इन वेलोसिटी मेंटेन करना चाह रहे हो, वो जो दो प्लेट है या जो दो लेयर्स आपके पास यहां पर है वो यूनिट डिस्टेंस पे अपार्ट है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आपके पास यहां पर ये फर्स्ट लेयर है एंड हियर वी हैव अ सेकंड लेयर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 यूनिट, ओके, दैट इज dy। और आपके पास यहां पे अगर ये लेयर v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, इट इज मूविंग विद द v2 वेलोसिटी, सो आपके पास यहां पे v2 माइनस v1 कितना दे रखा है? 1 यूनिट के इक्वल दे रखा है, ये ध्यान रखना। सो यू कैन से इन दिस केस tau इक्वल टू म्यू du by dy, where du is equal to 1, dy is equal to 1 here. So we can see the shear stress is coming out to be equal to mu only. Okay. So therefore the option number C is going to be the correct answer here. Okay ना? अब एक चीज का ध्यान रखो यहां पर, अब आपके पास यहां पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की अल्टरनेट डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब क्या हुआ। So we can say the viscosity is defined as the amount of shear stress required to produce a unit difference in velocity between the two layers which are maintained at a unit distance here. Okay, तो ये second definition आप define यहाँ पे कर सकते हो, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस चीज का भी। ओके ना? ओके, चांस मिल रहा है तो आपके पास अच्छे से दो यार, प्रिपेयर करो अच्छे से, आपके पास भी मौका मिल रहा है आपके पास यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन द फ्लूइड्स आर नॉट एबल टू सस्टेन। अच्छा, अब तक आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स हमने शुरू कर दिया। फ्लूइड्स होते क्या है ये अभी तक हमने बात ही नहीं करी, ठीक है ना? फ्लूइड्स को डिफाइन कैसे करते हैं? फ्लूइड्स आपके पास यहाँ पे जनरली अगर हम देखेंगे तो लिक्विड और गैसेस दोनों ही फ्लूइड के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड और गैसेस दोनों के पास एबिलिटी है किस चीज की? फ्लो करने की, ठीक है ना? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपके पास किसी कंटेनर में कोई लिक्विड स्टोर है तो ये आपके पास एक स्टैटिक कंडीशन पे इस टाइम पर है। अगर मैं आपके पास हल्की सी इस पे फोर्स अप्लाई करता हूं, इन दैट केस यू आर गोइंग टू सी कि जो फ्लूइड मेरे पास है वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होना शुरू कर देते हैं। दैट मींस इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो फ्लूइड है वो कभी भी शेयर फोर्स को आपके पास हैंडल नहीं कर सकता। क्यों नहीं हैंडल कर सकता? बिकॉज जो फ्लूइड्स हमारे पास होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी होती है फ्लो करने की, परमानेंटली डिफॉर्म होने की। तो एज लॉन्ग एज अगर आप कोई फोर्स अप्लाई करते हो, इन दैट केस यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट द फ्लूइड इज कंटिन्यूअसली डिफॉर्मिंग एज लॉन्ग एज द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड हियर। ओके, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, अच्छा कोई डाउट हो अभी तक आपके पास किसी क्वेश्चन में तो बताओ। क्वेश्चंस आपके पास सिंपल है अभी तक, ठीक है ना? आपका धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे अभी। अब यहां पे देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में द डिग्री ऑफ प्रेडिक्ट द डिग्री नहीं आपके पास यहाँ पे प्रेडिक्ट द प्रेशर इन किलो पास्कल एट एन एलिवेशन ऑफ 2000 मीटर इन एन आइसोथर्मल atmosphere assuming temperature equal to 20 degree Celsius and atmospheric pressure is equal to 100 kilopascal here। क्या कहना चाह रहा है आपके पास यहाँ पे? अर्थ की एलिवेशन से अगर आप 2000 मीटर ऊपर अगर आप प्रेशर को चेक करते हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे होगी, ये आपसे पूछना चाह रहा है। अब एक चीज तो हमें कंफर्म है, आपके पास यहाँ पे कि अगर आप अर्थ की एलिवेशन, अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हो, सी लेवल से अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, उस केस में हमेशा प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोस्टैटिक लॉ आपके पास जो प्रेशर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे क्या होता है? इंक्रीज करता है। लेकिन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पे प्रेशर क्या करेगा? आपके पास यहाँ पे डिक्रीज करेगा। ओके, so here we have a point which is maintained at a distance of 2000 meter here। अब अगर आप ए पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हो तो वी नो दैट इट इज गोइंग टू बी अ वैक्यूम प्रेशर और इट इज गोइंग टू बी अ बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हियर। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ।
एंड इट्स फॉर्मूला इज गोइंग टू बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस रो जी एच। क्यों मैं माइनस लेके चल रहा हूं? बिकॉज एज यू आर मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन प्रेशर इज गोइंग टू फॉल बिलो। ओके, प्रेशर किस रेट से डिक्रीज करेगा? माइनस ऑफ स्पेसिफिक वेट के रेट से डिक्रीज करेगा आपके पास, अगर आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रहे हो तो। ये ध्यान रखना, अगर आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रहे हो तो इन दैट केस यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है क्वेश्चन में आपको गिवन है 100 किलो पास्कल। ओके, अब आपके पास यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर प्रेजेंट है, तो डेंसिटी ऑफ एयर क्या होगी आपके पास? 1.2। वैसे आप निकाल भी सकते हो, ठीक है ना, आपके पास प्रेशर टेम्परेचर सब कुछ आपको गिवन है, ये निकालने के लिए ही गिवन है आपके पास यहाँ पे। ओके, तो यू नो ना P इज इक्वल टू रो आर टी। तो आपके पास यहाँ पर आप रो की वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो कैलकुलेट करो ना करो बात एक ही है, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट द अप्रोक्सीमेट आंसर इक्वल टू 1.12 और या फिर 1.2 के आसपास आपको ये आंसर देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट ग्रेविटी दैट इज 9.81 एंड देन वी हैव अ हाइट दैट इज 2000 मीटर हियर। ये जो वैल्यू आपने लिखी है ये किस में आएगी? ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी पास्कल में, सो यू हैव टू कन्वर्ट दैट वैल्यू इनटू द किलो पास्कल आल्सो, थोड़ा ध्यान रखना ये। ओके, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे यू विल फाइंड कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखो 2.4 इंटू 9.81 अराउंड आई कैन से इट इज नियरली अबाउट 20 के आसपास आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगी, 20 के आसपास या 20 पॉइंट समथिंग के आसपास को देखने को मिलेगी ये। ओके, क्या वैल्यू आ रही है? 2.4 मल्टीप्लाई बाय 9.81, सो यू कैन सी इट इज अराउंड 23-22 के आसपास आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगी। सो वी कैन से द एब्सोल्यूट प्रेशर इज गोइंग टू बी नियरली अबाउट 79 हियर। यही आपके पास होना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखना, आपको अप्रोक्सीमेशन करनी आनी चाहिए, यू शुड नो दैट हाउ टू यूज द अप्रोक्सीमेशन इन द न्यूमेरिकल्स। ओके, अगर आपको अप्रोक्सीमेशन पता है तो देन यू डोंट हैव टू वेस्ट इट लॉट ऑफ टाइम हियर, यू कैन सेव अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम इन दिस केस। ओके, थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से आपके पास ये बनते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट आपके पास अब यहाँ पे pressure of 80 kilopascal is equivalent to a head in meter of carbon tetrachloride of relative density of 1.59. okay, so इस केस में आपके पास pressure head, you know the value of the pressure, you know that is 80 kilopascal and you have to convert that pressure value into the corresponding pressure head here. प्रेशर की वैल्यू को आपको किस में कन्वर्ट करना है? प्रेशर हेड में कन्वर्ट करना है। ओके, बट द प्रेशर हेड इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड हियर। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्म में आपके पास ये होना चाहिए। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें, वी नो दैट प्रेशर इज सिंपली इक्वल टू रो जी एच, ऐसे आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। सो इन दैट केस प्रेशर इज इक्वलेंट टू 80 किलो पास्कल, दैट इज 80 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। density we know it is equivalent to specific gravity multiplied by 1000. okay, gravity is 9.81 और आपके पास h की वैल्यू आपको फाइंड आउट यहां पर करनी है। ओके, सो अगर आप यहां पे सॉल्व करोगे, व्हाट इज द आंसर कमिंग आउट टू बी? यू विल फाइंड कि h की जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी इट विल बी अराउंड 5.13 मीटर हियर। सॉल्व करो, आपके पास और आंसर कैलकुलेट करो यहाँ पे, सो आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास ये बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज बेस्ड ऑन द पास्कल लॉ? फर्स्ट आपके पास दे रखा है यहाँ पर सिंपली हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, सेकेंड कार्बोरेटर, फ्लूइड फ्लाईव्हील, इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम हियर। देखो, सबसे पहले तो जब आप यहाँ पे प्रेशर को स्टडी करते हो, प्रेशर मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लॉज आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला लॉ आता है पास्कल लॉ, ठीक है, दूसरा आपको देखने को मिलता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। पास्कल लॉ स्पेसिफिकली डील करता है किस चीज से? क्वालिटी के बारे में, ठीक है, ये आपको बताता है एक तरह से स्केलर नेचर ऑफ द प्रेशर।
लेकिन जब हम प्रेशर को क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, इन दैट केस वी हैव अ हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है ना। अब इस केस में अगर हम बात करें पास्कल लॉ यहाँ पे क्या कह रहा है, पास्कल लॉ सिंपल सा यहाँ पे कहता है कि अगर आपके पास कोई भी लिक्विड स्टोर है, स्टैटिक लिक्विड अगर आपका रखा हुआ है यहाँ पे, तो अगर मैं आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करता हूं, इन दैट केस द मैग्नीट्यूड सॉरी जो प्रेशर आपके पास यहाँ पे रहेगा वो हर एक डायरेक्शन पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर आप देखोगे बी पॉइंट पर हर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जो प्रेशर का मैग्नीट्यूड है इट इज गोइंग टू बी रिमेन सेम। यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, ए और बी दोनों जगह पे प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो प्रेशर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन यहां पे रहेगा हमारे पास, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास जितनी भी हाइड्रोलिक मशीन्स है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक स्क्रू, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, इन दैट केस पास्कल लॉ इज एप्लीकेबल है, ओके। और आपके पास यहाँ पर पास्कल लॉ क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप कोई प्रेशर अप्लाई करते हो किसी सिस्टम के अंदर या किसी सिस्टम में प्रेशर सप्लाई कर रहे हो, दैट प्रेशर इज गोइंग टू बी इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शंस हियर, ठीक है, ये यहां पर ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, द piezometric head in a stationary or a static liquid remains constant only on the horizontal plane, increases non-linearly with depth below the surface, increases linearly with the depth below the surface, remain constant at all point in the field here. अच्छा, सबसे पहले हेड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आप पढ़ते हो, हेड मतलब क्या हुआ इसका सिंपल सा मतलब है कि एनर्जी पर यूनिट वेट, मतलब एक यूनिट वेट के कॉरस्पॉन्डिंग, ओके, एक यूनिट वेट के कॉरस्पॉन्डिंग कितने अमाउंट में एनर्जी आपके पास प्रेजेंट है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द हेड हियर। जैसे अगर आप बात करोगे प्रेशर हेड मींस हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रेशर एनर्जी इज देयर कॉरस्पॉन्डिंग टू वन यूनिट ऑफ वेट, ओके। वेलोसिटी हेड, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी, और आई कैन से yes, kinetic energy is there corresponding to one unit of weight, that is velocity head or kinetic head here. अब यहां पे piezometric head का मतलब क्या हुआ, piezometric head कुछ नहीं है, piezometric head is simply is representing the piezometric head, it is simply representing the sum of pressure head plus potential head, ठीक है, ये इन दोनों का सम आपके पास यहां पे रहता है, ये ध्यान रखना। अब इस केस में अगर हम बात करें, अब कुछ एक चीज सोच के देखो, अगर आपके पास कोई भी स्टैटिक लिक्विड रखा हुआ है यहां पे, लेट अस से एक कंटेनर है, इन दैट कंटेनर यू हैव ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास यहां पर पीजोमेट्रिक हेड की वैल्यूज क्या है, सो यू विल फाइंड कि ए पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है, यहां पर Z ए के इक्वल पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर हेड आपके पास प्रेजेंट है, PA बाय रो जी, दैट इज द अमाउंट ऑफ द प्रेशर हेड व्हिच इज प्रेजेंट एट पॉइंट नंबर ए, ठीक है, ध्यान रखना। सेम केस में अगर हम बात करें बी पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी कितनी है यहां पर, दैट इज द प्रेशर एनर्जी PB अपॉन रो जी, ओके। और आपके पास बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दैट इज ZB। सो आप यहां पे देख सकते हो कि अगर मैं तीनों के तीनों पॉइंट पर पीजोमेट्रिक हेड को कैलकुलेट करता हूं, इट इज गोइंग टू बी रिमेन सेम। तभी आप यहां पे कहते हो कि अगर एक कोई लिक्विड स्टोर है किसी कंटेनर में, देन यू आर गोइंग टू हैव अ सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच एंड एवरी पॉइंट हियर, ठीक है, ये यहां पर ध्यान रखना। तो इस केस में हमें देखने को मिलेगा कि आपके पास जो ऑप्शन नंबर डी होगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर हियर, it remain constant at all the points in the flow field here, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, when a ship travels in a sea, which of the effect is more dangerous here, steering, pitching, rolling, या फिर आपके पास all of the above here। अब यहां पे सबसे पहले अगर कोई शिप आपके पास मूव कर रहा है सी में, उसके पास कितने तरह के मोशन यहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, अगर हम टाइप ऑफ मोशंस की यहाँ पे बात करते हैं, सो यू विल फाइंड कि आपके पास जो मोशन है वो 3 तरह के आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? रोलिंग, पिचिंग एंड जॉइंग आपके पास यहाँ पर। तो सबसे पहले आपके पास लेट अस से ये एक्स एक्सिस आपने डिफाइन कर ली। इस एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोशन आपको देखने को मिलेगा इस तरह का, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम सिंपली बोलते हैं रोलिंग मोशन आपके पास यहाँ पर, ये ध्यान रखना। फिर अगर आपके पास मैं एक वर्टिकल एक्सिस डिफाइन करता हूं सी के बिल्कुल परपेंडिकुलर, इसके अबाउट आपको जो मोशन देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं योइंग मोशन। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग हियर कि जब आपके पास हम शिप्स की बात करते हैं, शिप्स में 3 तरह के मोशन आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? रोलिंग, पिचिंग एंड जॉइंग आपके पास यहाँ पे। और जब आप यहाँ पे देखोगे जो रोलिंग मोशन है, रोलिंग मोशन क्या कर रहा है? रोलिंग मोशन आपके पास यहाँ पे इस वर्टिकल एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे बात करोगे योइंग की, तो योइंग आपके पास किसी शिप के लेफ्ट या राइट मूवमेंट को आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं पिचिंग की, तो पिचिंग आपके पास शिप के एक तरह से अप एंड डाउन मोशन को शो कर रहा है, ठीक है। अब इस केस में कौन सा इफेक्ट डेंजरस है, ये डिपेंड करता है मेटासेंट्रिक हाइट पर। क्यों? क्योंकि मेटासेंट्रिक हाइट जो मेरे पास यहाँ पर है वो क्या करता है बेसिकली, मेटासेंट्रिक हाइट आपके पास यहाँ पर किसी भी शिप की स्टेबिलिटी और कंफर्ट लेवल के ऊपर को डिफाइन यहाँ पे करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके पास यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पे मेटासेंट्रिक हाइट का फॉर्मूला चेक करोगे, इट इज इक्वल टू आई जी अपॉन ए एक्स बार प्लस एक्स बार। यहाँ पे फॉर्मूला देखने को मिलेगा आपको। यू विल फाइंड कि आपके पास जिस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, यू विल हैव अ हायर वैल्यू ऑफ द मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है। तो अगर मैं आपके पास रोलिंग के लिए अगर मैं आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करता हूं, इट इज हैविंग अ फॉर्मूला ऑफ, मान लो जैसे ये बी है आपके पास, ठीक है ना, और ये क्या है आपके पास, ये लेंथ है। यू विल फाइंड कि रोलिंग के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, एल बी क्यूब अपॉन 12। पिचिंग के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपके पास यहाँ पे, बी एल क्यूब बाय 12। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमारे पास पिचिंग के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट इज वे मोर देन रोलिंग हियर। सो पिचिंग के लिए ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे शिप क्या है, स्टेबल है। ओके, बिकॉज हायर द मेटासेंट्रिक हाइट, मोर स्टेबल विल बी द शिप हियर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इस केस में अगर हम बात करें, अगर आपके पास रोलिंग के लिए आई आर की वैल्यू कम है, तो आपके पास एच की वैल्यू भी कम होगी, मेटासेंट्रिक हाइट पे इफेक्ट पड़ेगा। सो कॉरस्पॉन्डिंगली आई कैन से कि आपके पास जो सबसे डेंजरस इफेक्ट रहता है किसी शिप के लिए, वो कौन सा रहेगा, दैट विल बी रोलिंग ओनली, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट, what percent of the total volume of an iceberg floats above the water surface? Assume the density of the ice is 920 kilogram per meter cube, density of the water is 1000 kilogram per meter cube। अब यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, आपके पास एक सिंपल सा आइसबर्ग है जो कि फ्लोट कर रहा है सी के अंदर, ठीक है। आपसे ये पूछना चाह रहा है कि कितना परसेंट जो आइसबर्ग है वो पानी के बाहर आपको विजिबल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। सिंपल सा केस है, क्या मैं कह सकता हूं कि आपके पास प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का कंसेप्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, जो कि क्या बोलता है, जो कि आपको सिंपली कहने की कोशिश कर रहा है कि जो वेट ऑफ द बॉडी है वो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। दैट मीन्स द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वेट ऑफ लिक्विड displaced is going to be equivalent to the weight of the body here। अब आपके पास वेट ऑफ द बॉडी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द आइस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द आइस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, दैट इज अ फॉर्मूला, मास इनटू ग्रेविटी। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, दैट इज बॉइंट फोर्स, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, डेंसिटी ऑफ द वाटर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम
डिस्प्लेस्ड बाय द आइस क्यूब मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी हियर, ये आपको देखने को मिलेगा। सो नाउ यू कैन सी डेंसिटी ऑफ द वाटर आपको गिवन है यहाँ पे 1000, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड यू डोंट नो, ग्रेविटी विल बी कैंसल आउट, it is equivalent to 920 multiplied by volume of the ice here. Okay, so I can say जो submerged volume यहाँ पर होगा it is equivalent to 0.92 of volume of the ice here. इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो आइसबर्ग है उसका 92% जो पोर्शन है वो कहां पर है, वो आपके पास लिक्विड के अंदर सबमर्ज है, और जो रिमेनिंग 8% जो पोर्शन है वो कहां पर है, वो लिक्विड के अबव यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर, 8%। नेक्स्ट पार्ट, द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन व्हेन इक्वेटेड टू अ सीरीज ऑफ कांस्टेंट यील्ड्स द इक्वेशंस ऑफ। ओके, अब आपके पास यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा गया है फ्लूइड काइनेमेटिक्स से। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में आप यहाँ पे क्या स्टडी करते हो, आप यहाँ पे स्टडी करते हो सिंपली इक्विपोटेंशियल लाइंस के बारे में, स्ट्रीम लाइंस के बारे में, स्ट्रीम फंक्शंस के बारे में, या फिर आपके पास वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शंस के बारे में। हमारे पास जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है, ठीक है, या फिर जो स्ट्रीम फंक्शन है, ये क्या होते हैं बेसिकली, दीज आर दी स्केलर फंक्शंस ओके ऑफ द स्पेस एंड टाइम विच आर यूज्ड, विच आर आई कैन से दे आर ड्राइव्ड इन सच अ वे, अगर आप इनको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, they are going to yield the velocity components here, okay ना। तो डिफरेंट लाइंस के लिए डिफरेंट तरह के केसेस हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की, ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आप वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड टेक अ नेगेटिव साइन, यू आर गोइंग टू गेट द वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन हियर। अगर आप यहाँ पर वेलोसिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू y एंड टेक द नेगेटिव साइन, यू आर गोइंग टू गेट द वेलोसिटी कंपोनेंट इन द y डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला बनता है ये आपके पास, यहाँ पर ध्यान रखोगे आप। अब इस केस में अगर जब हम कांस्टेंट वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शंस की लाइन को जब हम ड्रॉ करते हैं, इन दैट केस उन लाइंस को बोला जाता है इक्विपोटेंशियल लाइन, ये आपको पता होना चाहिए। और आपके पास यहाँ पे इक्विपोटेंशियल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है, इक्विपोटेंशियल लाइन के लिए कंडीशन है कि हमारे पास फाई जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम यहां पे देखें तो यू विल फाइंड सिंपली डी साई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस डी साई अपॉन डी फाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। और आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल लाइंस आ रही है उसकी जो स्लोप की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन वी। ठीक है, ये ध्यान रखना। सेम वे में अगर आप स्ट्रीमलाइंस को डिफाइन करते हो, स्ट्रीमलाइंस के केस में क्या होगा, बेसिकली स्ट्रीमलाइंस के केस में जो स्लोप आपको देखने को मिलता है दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसकी वैल्यू आपके पास होती है वी अपॉन यू हियर। ओके, और दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होगी आपके पास यहाँ पे, ऑर्थोगोनल होगी एक दूसरे के लिए। ठीक है ना, और इन लाइंस की हेल्प से आप क्या क्रिएट करते हो, फ्लो नेट्स की आप जनरेशन यहाँ पे करते हो, विच इज बेसिकली यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ द ड्रैग फोर्सेस हियर। नेक्स्ट पार्ट, द फ्लो which neglects changes in a transverse direction is known as the one dimensional flow, uniform flow, steady flow, turbulent flow. ओके, कौन सा ऐसा फ्लो है जो कि आपके पास ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अलोंग आपके पास जो चेंजेस है उनको नेग्लेक्ट यहाँ पे करता है, दैट इज अ वन डायमेंशनल फ्लो। वन डायमेंशनल फ्लो के अंदर आप यहाँ पे अज्यूम करते हो कि जो वेलोसिटी मेरे पास होगी दैट इज सिंपली अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टाइम हियर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आपके पास एक सिंपल सी पाइप में अगर कोई वेलोसिटी फ्लो पानी फ्लो कर रहा है, इन द इंटायर क्रॉस सेक्शन द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी रिमेन सेम, बट at different positions the velocity values are going to be different. Why? Because it is a function of x here. ठीक है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। So option number A is going to be the correct answer in this case. Next part,
An object having 10 kg mass and weight 9.81 kg on a spring balance, what is the value of the g? What is the value of the g at this places? Okay, अब यहाँ पे देखो, आपने एक ऑब्जेक्ट को वे करा जिसका मास है 10 kg, ठीक है, 10 kg उसका वेट आपके पास यहाँ पे आ रहा है, मास आ रहा है, और आपके पास जब हम सेम ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी जगह पे वे कर रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर, सो इट इज हैविंग अ वेट ऑफ 9.81 kg हियर। तो जो आपके पास न्यू जगह है वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है, चाहे आप यहाँ पे एक लोकेशन पे उसको वे करो या फिर दूसरी लोकेशन पे वे करो, ठीक है ना। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं ऑब्जेक्ट को वेट कर रहा हूं एक सर्टेन लोकेशन पर, तो जो टोटल वेट होगा दैट इज मास इनटू ग्रेविटी। अगर मैं सेम ऑब्जेक्ट को वेट कर रहा हूं सेकंड लोकेशन पर, इट इज हैविंग अ मास, इट वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी है, और वेट जो है वो सेम रहेगा। सो इन दिस केस बॉडी का जो मास है वो 10 kg है। वी नो इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन जो ग्रेविटी है वो 9.81 है। जब आपने स्प्रिंग बैलेंस में वेट को मेजर करा एक पर्टिकुलर न्यू लोकेशन पर, देयर वी हैव अ मास ऑफ 9.81, बट वी डोंट नो द ग्रेविटी हियर। ओके, सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे यू विल फाइंड कि जो ग्रेविटी की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 10 kg हियर, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हियर, एक्सेलरेशन है ना इसलिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस हियर। Okay, option number A will be the correct answer in this case here. Next part, the path of jet discharging from the bottom opening in a tank full of water will be horizontal straight line, linear downward, approximate hyperbola, parabola with its vortex at the opening here. देखो क्या बोलना चाह रहा है आपके पास, the path of jet discharging from the bottom opening in a tank full of water. If you have a container like this one, और अगर आप यहाँ पर एक ओपनिंग क्रिएट कर देते हो तो क्या होगा, बेसिकली पानी जो है वो कुछ इस तरह से फ्लो आपके पास यहाँ पे करेगा ओरिफिस में से। इन दैट केस आपने एक रिलेशनशिप पढ़ा होगा एक्स और वाई के बीच में, ठीक है ना, और वो जो रिलेशनशिप हमारे पास आता है दैट इज ऑफ पैराबोला हियर। सो हियर वी कैन से कि आपके पास यहाँ पर जो प्रोफाइल बन रही है बेसिकली लिक्विड की, ये किस चीज की प्रोफाइल है, दैट इज अ पैराबोला हियर। ओके, दैट इज अ पैराबोला विद इट्स वर्टेक्स एट द ओपनिंग हियर, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट, a piezoelectric crystal can be used to measure the mass, velocity, acceleration or the flow here. piezoelectric material बेसिकली piezoelectric इफेक्ट पे काम करते हैं, जिनका जो मेन हमारा मोटिव रहता है वो क्या है, वो है एक्सेलरेशंस को फाइंड आउट करना, फोर्सेस को फाइंड आउट करना आपके पास यहाँ पे। ओके, so in that case you are going to see that piezoelectric crystal are basically used to measure out the acceleration which can be further utilized to measure the forces here. Okay, and it works on the piezoelectric effect here. So option number C will be the correct answer in this case. Next, flooding of a river is an example of dash flow: steady non-uniform, unsteady uniform, unsteady non-uniform, or steady and uniform here. What can be the answer in this case? Flooding of a river. Can I say that flooding of a river is a highly turbulent type of flow here? So it is, if it is a highly turbulent flow, so I can say it is going to be a completely unsteady here. Along with that, we are going to see the fluctuating component here. That means the flow is going to be unsteady and completely non-uniform here. Okay, so option number C is going to be the correct answer in this case. Next part, in a one-dimensional flow field in a pipe, the fluid velocity is given by u equal to x plus 2t. Where t is the time, the flow pipe is going to be unsteady non-uniform, steady uniform, unsteady non-uniform here. Oh sorry, here we have a unsteady uniform here, na? Otherwise option A and C will be the same here. Last, steady non-uniform here. Okay, so now just see. You can simply check what kind of flow is going to be there by just looking the equation of the velocity here. Okay, just by looking at the what
velocity component, you can say that whether we are going to have a steady flow or a uniform non-uniform flow. First of all, if we talk about the steady flow, here in that case, the velocity is basically a function of space only. The velocity is not depending upon the time here. Okay. But if we talk about the uniform flow here, in the case of uniform flow, the velocity is a function of a time only. That means we are going to have a same velocity values at each and every cross section, at each and every location in a pipe here. Okay, remember that condition now. So here you can see u is representing the velocity component along the x direction. Okay, and that u is changing with respect to x here. So by just putting the different values of x here, you can get the different values of the velocities. So that means it is a case of a non-uniform flow because the velocity is depending upon the spatial coordinates here. Similarly, if I put the different values of the time, we can get the different values here of the velocity again. So I can say the velocity is also having a different values at the different instant of times here. So it is a case of a unsteady flow also. Okay, so therefore the option number A, unsteady non-uniform flow, is going to be the correct answer in this case. Next part. The rise of a liquid along the walls of a revolving cylinder as compared to a depression at the center with respect to its initial value is going to be a same, more or less depending upon the speed here. Okay. So from where you have got this question here? That is a question related to from the vortex flow here. Okay. So here we have a container. In this container, we have a liquid. Let us say this is a liquid here. Okay, when it is not rotating at all. Now let us suppose if you rotate it at a very high speed here, then what will happen? The free surface of the water will form a shape like this one. Okay, so here you are going to observe that this red color line is representing the initial level here. It is representing the initial level. Now, here you can see from the initial level, the water has been risen by some amount. Let us say it is equal to H1 here. And similarly, the water has fallen down at the center. Let us say it is equal to H2. So according to the conservation of the entire liquid inside the container, you can see the value of the H1 and the H2 are going to be remain same. Okay, no matter at what speed the container is rotating here. If you rotate it at a higher speed or a lower speed, the rise or a depression or a fall are going to be remain same. Okay, as compared to the initial level here. So option number A will be the correct answer in this case. Next. Which of the following variable area meters cannot be used with liquid containing large number of solid particles at a high pressure conditions here? Rotameter, turbine flow meter, orifice meter, elbow meter. Okay. First of all of these variable area जो meter है आपके पास यहाँ पे जो हम show कर रहे हैं, but what are those? They are used to measure the discharge here. Okay, or I can say they are used to measure the flow rate of a liquid inside the container. Okay, now coming back to the type of the flow meter which are used for the highly viscous fluid, or I can say the impure liquid here. So that flow meter are known as the turbine flow meter and the elbow meter. So these are the general flow meter which are used for the high debris liquid here. Okay, but if we talk about the completely clean, I can say liquid here. Okay, or I can say which is completely used in the labs here, that is a rotameter. So therefore the option number A is going to be the correct one. That means the rotameter cannot be used for measuring the flow of the liquid which is containing has solid particles here. Okay, now so option number A is going to be the correct answer. And where do you use it? You use it in the chemical labs here, chemical industry. Remember that part. And these are the two meters that are generally used for the highly viscous fluid, or I can say impure liquid. Or liquid with debris here.
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आपके पास यहाँ पे कौन सा फ्लो मीटर किस कंडीशन के लिए आप यूज यहाँ पे करते हो। नेक्स्ट, 4, when an orifice for flow measurement in a pipe is replaced by a venturimeter, the pressure drop for the same flow is expected to be remain same, increase, decrease and none of these here. अच्छा, तो अगर आप यहाँ पे वेंचुरी ऑरिफिस मीटर को रिप्लेस कर रहे हो वेंचुरी मीटर की जगह, ओके, तो उस केस में प्रेशर ड्रॉप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? व्हाट इज द इफेक्ट यू आर गोइंग टू सी ऑन द प्रेशर ड्रॉप? अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो अगर हम बात करें प्रेशर ड्रॉप पे, आपको पता होना चाहिए कि जो ऑरिफिस मीटर है उसका जो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग होगा, इट इज हैविंग अ लोअर वैल्यू एज कंपेयर टू द वेंचुरी मीटर। ओके, तो ड्रैग कोफिशिएंट की कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से इन द वेंचुरी मीटर आपके पास जो फ्लो रेट है वो भी ज्यादा होगा, लॉसेस की वैल्यू काफी कम होगी वेंचुरी मीटर में। सो अगर लॉसेस की वैल्यू कम है, इन दैट केस वी आर गोइंग टू सी दैट द प्रेशर ड्रॉप is going to be very less in the venturi meter here as compared to the orifice meter. So option number, I can say C is going to be the correct answer. The pressure drop is going to be decreased if you are using the venturi meter over the orifice meter here. Okay, so that is the answer. Next, a Newtonian fluid having a viscosity of 0.39 Newton second per meter square and specific gravity of 0.91 flows through a 25 millimeter diameter pipe with a velocity of 3.6 meter per second here. Okay, now what is the value of the Reynolds number you have to find out? So बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. इन दैट केस वी हैव अ रेनॉल्ड नंबर व्हिच कैन बी रिटन एज dv rho by mu. स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपके पास यहाँ पर, ठीक है. एंड यू शुड नो, अगर आपके पास एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की पाइप है, इफ यू हैव अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पाइप हियर, इन दैट केस the characteristic dimension is going to be equivalent to the diameter of the pipe here. Okay, so I can say diameter is equal to 25 millimeter, velocity is given to you 3.6 and density is given to you as 0.91 multiplied by 1000 here divided by viscosity. Viscosity is 0.39. Okay, so if you just solve this entire calculation here, you are going to get the answer of the Reynolds number. And how much answer you are getting here? In this case, the answer which is coming out to be here, that is 210. Option number C is going to be the correct answer in this case here. Okay, option number C is the correct answer here. Next part, the contraction of area through the orifice in tanks depend upon the shape of the orifice, size of the orifice, head in the tank. Out of these three, which is the correct options here? So first of all, just see contraction of area. Okay, contraction of area you can say, or I can say the coefficient of area, coefficient of contraction here you can say. It is basically depending upon the shape of the orifice here. ओके, ऑरिफिस का शेप कैसा होगा उस पर तो सबसे पहले डिपेंड करेगा ही करेगा, बिकॉज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो सकता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, ट्रेपेजोइडल हो सकता है. इन ऑल द डिफरेंट सिनेरियोज यू आर गोइंग टू सी कि आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज हैविंग अ डिफरेंट वैल्यूज हियर. नेक्स्ट, ऑरिफिस का साइज कितना है इस पे भी डिपेंड करेगा. ओके, पानी का लेवल आपके पास कितना है टैंक के अंदर, इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन दैट पैरामीटर हियर. So I can say option number D, all of these three part are going to be the correct answer of this question here. Okay. Next part, Euler's equation for the motion of liquid assumes that fluid is viscous, fluid is homogeneous and incompressible, velocity of the flow is non-uniform over the section, flow is unsteady along with streamline here. अच्छा, देखो आइलर इक्वेशन की जब आप बात करते हो, ओके, देयर वी कंसीडर ओनली टू टाइप ऑफ फोर्सेस. व्हाट आर दोस फोर्सेस? प्रेशर फोर्सेस एंड ग्रेविटी फोर्सेस. सो देयर इज नो विस्कस फोर्सेस.
taken in this analysis here. So I can say option number A is completely useless here. We can eliminate it. Next part, whenever you are driving the Euler's equation or a Bernoulli's equation, there you always assume that the fluid is always going to be a steady here. Okay, required condition है, बहुत जरूरी है. अगर steady नहीं होगा तो fluid को आप study नहीं कर पाओगे. Okay, so in that case I can say option number D can also be eliminated here. Next part, velocity of the flow is non-uniform. That is wrong here. हम यहाँ पे यूनिफॉर्म फ्लो अज्यूम करते हैं, बिकॉज अगर आप नॉन यूनिफॉर्म फ्लो अज्यूम करोगे इन दैट केस आपके पास यहाँ पे इनर्शिया फोर्सेस को कैलकुलेट करने में थोड़ी डिफिकल्टी फाइंड आपको देखोगे यहाँ पर. ओके, तो आपके पास यहाँ पे आइडियल इक्वेशन एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. इन दैट केस वी हैव अ सर्टेन assumption that the flow is going to be a uniform, steady, incompressible, and it is going to be a completely homogeneous here. So option number B is going to be the correct answer here. Next part, the loss of head due to sudden enlargement is attributed to the viscosity of the fluid, generation of the heat, roughness of a pipe, production and dissipation of the turbulent energy here. Okay. Now what is happening in the I can say pipe with the sudden enlargement? Whenever the fluid is flowing in a small diameter pipe, it is suddenly exposed to the larger diameter pipe. So due to the increased area, the corresponding eddies are going to be formed at this particular region here. And due to the formation of eddies here, what can I say? Due to the formation of eddies here, I can say the loss of energy is going to be there. So therefore, the energy losses are taking place due to the formation of the eddies here, or I can say the dissipation of the turbulent energy here. So option number D is going to be the correct one here. Next part, the pressure drop in a pipe flow is directly proportional to the mean velocity. Pressure drop is directly proportional to the mean velocity here. It can be deduced that the flow is laminar, flow is turbulent, pipe is smooth and the pipe is rough here. अच्छा, बहुत ही ये तो सिंपल सा आपके पास पार्ट है, लेकिन इसमें स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना. बिकॉज whenever we are talking about the pressure drop here, okay, pressure drop आपके पास laminar, turbulent दोनों ही रीजन में आपको देखने को मिल सकते हैं, and we have a different formulas here. In the case of a laminar flow, okay, सबसे पहले तो ना आपके पास ये देखो, फर्स्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो सिंपली डार्सी इक्वेशन का. So here we have a FLV square by 2GD. But specifically this formula is applicable for the laminar as well as the turbulent flow. Okay, so I can say the pressure drop is directly proportional to the velocity square, in which case, in the case of turbulent flow here. Okay, because whenever we are talking about the laminar flow, जब आप laminar flow की बात करते हो, in that case the friction factor is 64 by Reynolds number. Okay, so in laminar flow, friction factor is going to be a 64 by Reynolds number there. Okay, and there is one more formula also. Delta P by rho G is equal to 32 mu U bar L upon rho G D square. So that is a formula which is specifically used for the laminar flow only. इसको आप किसी दूसरे फ्लो के लिए यूज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना. ये आपके पास किसके लिए है? लैमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप. लैमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप हियर. ओके, ये आपको ध्यान रखना है. सो वी कैन से इफ द प्रेशर ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द mean velocity, so we can conclude the flow is definitely going to be a laminar in nature here. Okay, definitely is going to be a laminar in nature here. Chalo, now the next part, when the flow velocity in a pipe is increased by 10%, the loss of head due to friction is going to be increased by
21, 25, 5 and 11% here. Okay. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखो, you don't know that whether we are talking about the laminar flow or a turbulent flow here. Okay, because the case may be of laminar also as well as the turbulent also. Okay, and we don't have enough information to find out that what kind of flow it is. So here what I am going to do, here I am just assuming that the head loss are going to be calculated by the Darcy equation here, and that is FLV square divided by 2GD here. So from here I can say the head loss is directly proportional to the velocity square. Okay. Now the velocity has been increased by the 10%. So I can say the velocity is going to be 1.10 into V1. So therefore, if I just write down the relationship HF2 by HF1, it is going to be equivalent to V2 square by V1 square. I can write in this way. Okay, now? So it is equivalent to, so here I can say HF2 is going to be equivalent to 1.21 multiplied by HF1 here. And further, you can see by how much amount okay. So in this question, what is given to us? When a piping system is made up primarily of the friction head and very little of the vertical lift, then pipe characteristics should be horizontal, nearly horizontal, very steep, first rise and then fall. अब यहाँ पे देखो आपके पास क्वेश्चन जो है बिल्कुल डिफरेंट तरह की आपसे पूछा हुआ है. ओके, हियर वी हैव एंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन हियर. अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखे दैट इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. ओके, अब आपके पास क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल है बट इसकी लैंग्वेज कुछ अलग तरह से लिखी हुई है. Here we are talking about a piping system which is made up primarily of the friction head only. Okay, in that case अगर आपके पास, खुद सोच के देखो, if you have a horizontal laid pipe and whenever the fluid is flowing through it, we are going to have a friction head. A lot of friction head is going to be there. Okay, along with that it is having a very little of the vertical lift. Then what should be the pipe characteristic? So can I say that if the piping system is entirely made up of the friction head and if we are having a very small amount of vertical lift, in that case the major losses of the energy is taking place due to the friction only, major losses only here. Okay now, so I can say the pipe is not entirely going to be horizontal. Why? Because we are also having a small vertical lift also here. Okay, so therefore I can say the pipe characteristic should going to be a nearly horizontal here. Neither it is a completely horizontal, neither it is a completely vertical, and neither it is a vertical and then falling here. Okay, it is going to be nearly horizontal, either a case of a little bit steeper slope here. Next, the pressure drop for a relatively low Reynolds number flow in a 600 millimeter, 30 meter long pipeline is 70 kilopascal here. What is the wall shear stress? 0, 350, 700 and 1400 megapascal. So what is given to us? So here we have a diameter which is given to us equal to 600 millimeter here, and length is given to us 30 meter. Along with that, pressure drop. The pressure drop which is taking place is 70 kilopascal here. Now what do you want to find out? You want to find out the wall shear stress here. Okay, you want to find out the wall shear stress. So now what formula we are going to have in this case? First of all, just see, specifically it is written that we are dealing with a low Reynolds number. अगर आपके पास बहुत ही low Reynolds number है, that means we are dealing with the laminar flow here. Laminar flow here. ठीक है, और laminar flow के केस में we know that wall shear stress is given by minus del P by del X into R by 2. So if you put all the values into this expression, you are going to see the wall shear stress is going to be equivalent to delta P upon L multiplied by diameter divided by 4 here. Okay. So here I can write the tau W is equal to 70 kilopascal divided by length which is equal to 30 meter, diameter which is equal to 0.6 and divided by 4 here. Okay. So just solve it and get your final answer there. So if you solve it, you are going to get the answer as 350 Pascal here. So option number B is going to be the correct answer in this case. Okay, option number B is going to be the correct answer in this case here.
Next, the two forces most important in the laminar flow between the closely parallel plates are inertial and viscous and pressure, gravity and pressure. बिल्कुल सिंपल सा केस है. लैमिनार फ्लो के केस में कौन कौन सी फोर्सेस आप कंसीडर करते हो? वी आर हैविंग अ प्रेशर फोर्सेस अलोंग विद द विस्कस फोर्सेस. ठीक है, इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करके ही आप क्या फाइंड आउट करते हो? रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो बिटवीन द प्रेशर ग्रेडियंट एंड द शेयर ग्रेडियंट आपके पास यहाँ पर. ठीक है ना? एंड देयर यू सी द प्रेशर drop dp by dx is coming out to be del tau by del y here. Okay, so that is having a very simple relationship in this case. Next part, the steam for the viscous flow between the two parallel plates, the pressure drop per unit length is equal to 12 mu u bar L rho g d square, 12 mu u bar d square here and so on. अब आपके पास यहाँ पे ध्यान रखना, जब आप विस्कस फ्लो की बात करते हो, देयर वी हैव अ टू डिफरेंट केसेस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स एंड बिटवीन द फ्लो थ्रू द पाइप हियर. Between the two parallel plates, the pressure drop is given by 12 mu u bar L upon d square here. That is the formula of the pressure drop. But if you talk about the flow through pipe here, in that case the pressure drop is having a formula of 32 mu u bar L upon d square here. Okay, so here I can say the option number not A. Yeah, option number A is going to be the correct answer here. Sorry, not option number A here. Option number B is going to be the correct answer. Why? Because we are dealing with the pressure drop. Along with that, the length is 1 unit here. Okay, so option number B is going to be the correct answer in this case here. Next part. In a fluid modeling of a flow pattern around a body submerged in a fluid, the known dimensionless number that has to be kept same in the model and prototype is going to be. Okay. Now this question related to the dimensional analysis here. In that case, what we have to do, we have to create the similarities between the model and prototype here. And in order to create the similarities here, we have to make ensure that the kinematic, dynamic and the geometric similarities has to be satisfied here. Okay. अब आपके पास डायनामिक सिमिलरिटीज के लिए हम क्या करते हैं? डायमेंशनलेस नंबर को आपके पास यहाँ पे इक्वेट करते हैं. एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट अगर हम यहाँ पे कोई भी सबमर्ज बॉडी से डील कर रहे हैं, इन दैट केस द रेनॉल्ड नंबर हैज टू बी सेटिस्फाइड ओवर द मॉडल एंड द प्रोटोटाइप. मॉडल क्या चीज है आपके पास यहाँ पे? मॉडल इज रिप्रेजेंटिंग दी जिसके ऊपर आप टेस्टिंग कर रहे हो. प्रोटोटाइप इज समथिंग दैट इज द फर्स्ट एक्चुअल स्ट्रक्चर हियर. ओके, उसको हम प्रोटोटाइप का यहाँ पे हम नाम देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. In which of the following flow situation Weber number is important here? Capillary movement of the water in soil, motion of the submarine completely under the water here. Next, आपके पास pressure rise due to sudden closure of valves, flow over the spillway here. अब इस केस में देखो आपके पास यहाँ पे Weber number क्या represent करता है? basically inertia by surface tension. It tells you about the dominancy of surface tension force over the other forces here. Okay, now so we can say the surface tension force are dominant in the case of a capillary movement in the small diameter tube here. Okay, or I can say of the water in the soil here. ये ध्यान रखना. So option number A will be the correct answer here in this case. Next part. In a fully turbulent flow through a rough pipe, the friction factor F is depending upon. Okay, अब देखो आपके पास यार जो आपके पास फ्रिक्शन फैक्टर है ना, फ्रिक्शन फैक्टर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर. ओके, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो? हेड लॉसेस को कैलकुलेट कर सकते हो. एंड वी हैव अ लैमिनार फ्लो, वी हैव अ टर्बुलेंट फ्लो. इन द टर्बुलेंट केस आल्सो वी हैव अ फ्लो थ्रू पाइप, सॉरी rough pipe and the smooth pipe cases here. Okay, so if you talk about the laminar flow here, I have told you that friction factor is having a formula of 64 by Reynolds number. So therefore you can see कि अगर आपके पास laminar flow होगा, friction factor is a function of Reynolds number only. Okay, ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना है. लेकिन अगर आपके पास turbulent flow यहाँ पर होता है, in that case friction factor is basically a function of Reynolds number and K by D ratio. Okay, जिसमें फर्दर आप यहाँ पे ये फाइंड आउट करते हो कि अगर आपके पास रफ पाइप है और या फिर अगर आपके पास बहुत ही हाई Reynolds नंबर है, in that case the friction factor will become completely independent of the Reynolds number and it depends only upon the
K/D ratio. That means it is depending upon the relative roughness here. Okay, ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे. So इस केस में आपके पास यहाँ पे क्या बोला हुआ है? We are dealing with a rough pipe here. So therefore, friction factor is only a function of a K/D ratio. Okay, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे. So ये था आपके पास कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दी फ्लूइड मैकेनिक्स. अब आपके पास नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पे नेक्स्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट से डील करेंगे, ठीक है, और आपके पास वो सारे क्वेश्चन हम कवर अप करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके अपकमिंग HPCL JEO एग्जाम के लिए. ओके ना. सो आई होप कि आपके पास यहाँ पे आपको क्वेश्चन सही लगे होंगे, ठीक लगे होंगे. अब थोड़ा ध्यान रखना, अपनी तैयारी जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो, बिकॉज टाइम कम ही है आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना. और आप अपनी यहाँ पे प्रिपरेशन को लगातार कंटिन्यू रखो, ठीक है, बीच में ब्रेक मत देना, अदरवाइज you will start forgetting the topics here. Okay na. So that's it for today's class here. Now we will meet with the new section here with the new subject. So thank you very much.